નમસ્કાર યસ ડોક્ટર કાર્યક્રમ આપ જોઈ રહ્યા છો અને આપની સાથે હું છું ધ્વની। યસ ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વિવિધ બીમારીઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। ડોક્ટર નિષ્ણાંતો પાસેથી તબીબો પાસેથી કેવી રીતે તેનો ઇલાજ શક્ય બને અને શું હોય છે બીમારી તેના વિશે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન પણ મેળવતા હોઈએ છીએ। દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાની છે ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ વિશે। આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ની રિપ્લેસમેન્ટ આ શબ્દ ટીકેઆર આ શબ્દો ઘણો સામાન્ય અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યો છે અને ની રિપ્લેસમેન્ટ કહી શકાય કે હવે વધારે પ્રમાણમાં લોકોને કરાવવું પડી રહ્યું છે। ઘૂંટણના ઘસારાથી લઈ અને ઘૂંટણને લગતી અનેક તકલીફો અત્યારે હાલ લોકોમાં જોવા મળતી હોય છે। ખાસ કરી અને કહી શકાય કે જે મોટી ઉંમરના લોકો જોવા મળતા હોય છે 50 થી વધારે તેમનામાં તો આ તકલીફ સામાન્ય જોવા મળી રહી છે, પરંતુ યુવાનોમાં પણ કેટલાક અંશે આ તકલીફ જોવા મળતી હોય છે। પરંતુ અત્યારે જે મેડિકલ સાયન્સ છે એ દિવસે અને દિવસે પ્રગતિ કરતું જોવા મળી રહ્યું છે। ખાસ કરી અને સર્જરીનું નામ આવે ત્યારે આપણે ગભરાઈ જતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એ સર્જરીથી આપણને દર્દ જ મળે તેવું હવે નથી રહ્યું, કારણ કે મેડિકલ સાયન્સ દિવસે અને દિવસે પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યું છે। ત્યારે ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીમાં પણ અનેક કહી શકાય કે અલગ અલગ વિકલ્પ સર્જરી માટે અવેલેબલ છે। રોબોટિક સર્જરી આ શબ્દ તો આપણે સાંભળ્યું જ હશે, ત્યારે ની રિપ્લેસમેન્ટ શું છે, તેની ક્યારે જરૂર પડે, સાથે अलग अलग विकल्पों नी रिप्लेसमेंट माटेना अने कया प्रकारे सर्जरी करी शकाय अने रोबोटिक सर्जरी शुं छे, आ तमाम बाबते जो आपने प्रश्न छे तो तमाम प्रश्नोना जवाब आज आपने मळवाना छे। अने आ चर्चा माटे अत्यारे हाल मारी साथे जोडाया छे डॉक्टर दरिया सिंह के जो पोते ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट अने जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्रामना हेड छे। डॉक्टर दरिया सिंह, आपनुं स्वागत छे। थैंक यू धवनीबेन। थैंक यू जी। Thank you GSTV for inviting me on your widely watched and popular show. I also welcome your viewers on this relevant informative show. Thank you. तो दर्शक मित्रों, डॉक्टर दरिया सिंह अत्यारे हाल मैरिंगो सिम्स होस्पिटल में कार्यरत छे, घणो बहोळो अनुभव धरावे छे। रोबोटिक सर्जरीनी वात करीए तो तेमनी पासे कही शकाय के निपुणता छे, त्यारे एमनी पासेथी घणा बधा प्रश्नोना जवाब आपणे मेळवीशुं अने तमाम माहिती आप सुधी पहोंचाडवानो प्रयत्न करीशुं। यस डॉक्टर दरिया सिंह, सबसे पहले आपके पास से ये जानना चाहेंगे नी रिप्लेसमेंट, इसके बारे में काफी लोगों ने सुना है, लेकिन ये जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो होता क्या है सही में? नी रिप्लेसमेंट बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको आम भाषा में हम घसारा बोलते हैं, ये घसारा जब आगे बढ़ जाता है तो उसका एक परमानेंट और सॉल्यूशन जो इलाज है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। अभी ये समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट क्या है। नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो जो जॉइंट है वो उसकी जो कार्टिलेज है वो नॉर्मल शाइनी एंड वाइट होती है। ये कार्टिलेज एजिंग के साथ में या दूसरी किसी डिजीज के कारण से जब घिसने लगती है तो हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जब ये ज्यादा घिस जाती है तो इस स्थिति में दर्दी को दर्द होता है, साथ साथ में उसको सूजन हो जाती है नी में, इसके साथ साथ में उसके जॉइंट मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और साथ में ही जॉइंट आवाज करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो उसका डैमेज्ड पार्ट है वो उसको निकाल देते हैं, दोनों साइड से, थाई बोन की साइड से और लेग बोन की साइड से, और एक आर्टिफिशियल जॉइंट की कवरिंग लगा देते हैं जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल जॉइंट की कवरिंग हम ऐसे लगाते हैं, जैसे ये डैमेज पार्ट को निकाल दिया है और उसके ऊपर नई कवरिंग लगा दी है। सिमिलरली लेग बोन साइड में भी एक नई कवरिंग लगा देते हैं, तो इसको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। जी। ये अभी ये जब नी रिप्लेसमेंट के बाद में ये मूवमेंट स्मूथ हो जाते हैं, साथ साथ में पेन चला जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दरिया सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसके होने के कारण हम कौन से मान सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, यदि हम नी जॉइंट को देखें तो नी जॉइंट थाई बोन और लेग बोन से मिलकर बना होता है, साथ साथ में उसके नी कैप, इसके ऊपर एक नी कैप और होती है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पटेला बोलते हैं। ये तीन बोन मिलकर के नी जॉइंट बनाती है। अभी थाई बोन का जो एंड डिस्टल एंड है और लेग बोन का जो डिस्टल एंड है उसके ऊपर एक खास कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को हम मेडिकल लैंग्वेज में आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज शाइनी व्हाइट होती है, साथ साथ में बहुत ही स्मूथ होती है, सो स्मूथ मूवमेंट होते हैं।
एजिंग के साथ में या किसी जॉइंट डिजीज के कारण से या इंजरी के कारण से कई बार ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है डैमेज हो जाती है। ये जब डैमेज हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और जब ये थोड़ी सी ज्यादा एडवांस हो जाती है तो इसको एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जी बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोग अभी काफी सुन रहे हैं कि लोगों ने नी रिप्लेसमेंट करवाया है और डॉक्टर ने उससे सजेस्ट किया है कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तो आखिर ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसके लिए आप विस्तृत में अगर जानकारी हमारे दर्शक मित्रों को दे सके तो। यदि हम उसके कारणों के बारे में जाएं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, ये कई कारणों से हो सकती है। एज उम्र जो है वो उसका मुख्य कारण है, और एक सर्वे के अनुसार और एक स्टडी के अनुसार मोर देन 65 इयर्स एज जब हो जाती है तो लगभग 30% पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो जाते हैं। अपने देश की अगर हम बात करें तो कितने परसेंटेज लोग इससे पीड़ित हैं? Osteoarthritis is very common in our country, and as I told you कि 65 इयर्स के बाद में लगभग 30% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और यदि हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, हमारी 65 इयर्स के ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7% है। 7%, और इसको यदि टोटल काउंट करें तो 30 मिलियन पीपल होते हैं। सो लगभग 30 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस इन आवर कंट्री। जी बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो उसके रिलेटेड स्वास्थ्य से संबंधित और कोई तकलीफ होने की संभावना रहती है या नहीं? यस, कई सारी संभावनाएं रहती, कई सारी हेल्थ एडवर्स आउटकम रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से। उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कि लोकल जो जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उसमें क्या होता है, उसमें पेन हो सकता है और उस पेन के कारण से वॉकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, साथ साथ में लिंपिंग हो सकती है। वॉकिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने के साथ साथ में जॉइंट के मूवमेंट भी कम हो जाते हैं और उसमें क्रैकिंग साउंड आना चालू हो जाती है। जी। अभी जब लिंपिंग होता है तो आसपास के जो दूसरे जॉइंट होते हैं वो उसमें लोड ज्यादा आता है। लोड ज्यादा आएगा तो वो जॉइंट भी घिसने शुरू हो सकते हैं यदि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो लंबे टाइम तक। फिर आता है कि जो वॉकिंग कैपेसिटी कम हुई उसके कारण से काफी सारे सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं। जैसे वॉकिंग कैपेसिटी कम होती है तो वेट गेन होने चालू हो जाता है, वेट गेन होता है तो वेट गेन से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड काफी सारे डिजीज है वो हो सकते हैं। साथ साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन के कारण से यदि स्लीप डिस्टर्ब होती है तो स्लीप डिस्टर्ब होने के कारण से काफी सारे एडवर्स हेल्थ आउटकम्स आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ में यदि हम देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो दर्द होता है, और उस दर्द को रिलीव करने के लिए हमें पेन रिलीविंग मेडिसिन लेनी पड़ती है, और उन पेन रिलीविंग मेडिसिन का काफी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे जीआई ब्लीड हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। ये सारे इन शॉर्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है और मल्टीपल एडवर्स आउटकम हेल्थ से रिलेटेड आ सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से। जी बिल्कुल, एडवर्स आउटकम हमें देखने को मिल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। जो आपने बताया काफी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर हम इसके नियंत्रित करने के बारे में सोचें तो इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? नियंत्रित करने के उपाय जानने से पहले हमें अगेन उसके कारण क्या क्या है, yes. और उनमें से कौन से कारण ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कारणों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मॉडिफाइबल कारण और दूसरे नॉन मॉडिफाइबल कारण। नॉन मॉडिफाइबल कारण क्या होते हैं, जैसे एज है, एज नॉन मॉडिफाइबल कारण है। दूसरा फीमेल जो होती है उनमें ज्यादा होता है। और स्पेशली जो मेनोपॉज के बाद में ये हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वो भी एक नॉन मॉडिफाइबल कारण है। जी। फिर कुछ मॉडिफाइबल कारण है, जैसे आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसके कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओवरवेट है, उसके कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये जो मॉडिफाइबल
कारण है, इनको हम मॉडिफाई करके ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रीजन है काफी सारी जॉइंट की डिजीजेज है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गाउट है। यदि इन बीमारियों का टाइमली डायग्नोसिस हो और टाइमली दवाइयों से मैनेजमेंट हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को होने से हम बचा सकते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है उससे हम बच सकते हैं यदि हम टाइमली ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जिन लोगों को नोक नी और बो नी होता है उन लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नोक नी और बो लेग उनका यदि टाइमली ट्रीटमेंट कर दें, उनको डिफॉर्मिटी करेक्ट कर दें टाइमली, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से बच सकते हैं। जी, તો દર્શક મિત્રો, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ વિશે આગળ પણ ડોક્ટર દરિયાસિંહ પાસેથી આપણે આ જ રીતે માહિતી મેળવતા રહીશું. પણ બેક યશ ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ વિશે, અને જો ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ ની ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ છે અને આપને જો ડોક્ટરે સર્જિકલ સારવાર માટેની એડવાઇસ કરી છે તો એ શું હોઈ શકે છે અથવા તો કેવી રીતે શક્ય બને છે તે જાણવાનો હવે ડોક્ટર દરિયાસિંહ પાસેથી પ્રયત્ન કરીએ. यस डॉक्टर, अगर एडवाइस की गई है कि आपको सर्जिकल कुछ करवाना पड़ेगा या विकल्प वो दिया गया है तो वो कैसे पॉसिबल बनता है? जब ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस हो जाता है तो उसका जो लास्टिंग सॉल्यूशन है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट, और इस सर्जिकल ट्रीटमेंट में 3-4 ऑप्शंस बहुत महत्वपूर्ण है. नंबर 1 HTO इज हाई टीबियल ओस्टेटोमी, नंबर 2 इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, एंड नंबर 3 इज टोटल नी रिप्लेसमेंट. HTO जो होता है, हाई टीबियल ओस्टेटोमी होती है, वो रीअलाइनमेंट प्रोसीजर है. उसमें बॉडी का जो लोड है एक भाग से शिफ्ट करके दूसरे भाग में ले जाते हैं. सो उससे भी जो डैमेज पार्ट है उससे वेट ऑफलोड हो जाता है, और जो हेल्दी पार्ट है उस पर वेट ज्यादा आता है, सो पेन कम होने लगता है. सिमिलरली पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यदि आधा भाग खराब हुआ है तो जॉइंट का आधा भाग चेंज कर सकते हैं, उसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं. और यदि जॉइंट कंप्लीटली डैमेज हो गया है तो हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट में जाना पड़ता है. सो टोटल नी रिप्लेसमेंट चेंजेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द नी. सो दीज आर द 3 मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट. सर, अगर हम पर्टिकुलर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें तो उसकी भूमिका क्या रहती है? जैसे मैंने पहले बताया कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट तब करते हैं जब नी जॉइंट का एक ही भाग डैमेज होता है. एक भाग कौन सा, वो जो नी कैप वाला है वो भाग, या बाहर वाला भाग, या अंदर वाला भाग. नी कैप वाला भाग या बाहर वाला भाग यदि डैमेज्ड है तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहता. लेकिन यदि अंदर वाला मीडियल पार्ट कंपार्टमेंट यदि डैमेज्ड है तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट काफी कारगर उपाय है. लेकिन इसके लिए हमें कुछ एक लिगामेंट है जो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, जो फंक्शनिंग होने चाहिए. यदि वो फंक्शनिंग है और कॉम्पिटेंट है तो हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अभी मेडिकल साइंस में कौन सी टेक्निक अवेलेबल है इंडिया में? जॉइंट रिप्लेसमेंट की काफी सारी टेक्निक है, और वो सब टेक्निक एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर आधारित है. और एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसका, लिम्ब का अलाइनमेंट और कंपोनेंट जिस वे से हम डालते हैं उनका प्रॉपर पोजिशनिंग होती है. तो वो प्रॉपर पोजिशनिंग को अचीव करने के लिए काफी सारी टेक्निक है. इसमें से जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, जो कन्वेंशनल टेक्निक है, एक नंबर वो है. नंबर 2 जो कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी है. नंबर 3 पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है. नंबर 4 रोबोटिक सर्जरी है. एंड नंबर 5 ट्रू अलाइन टेक्निक, जो मैंने डेवलप की है और मैंने उसको पब्लिश भी किया है. जी, इसके साथ साथ में अभी हमने एक और टेक्निक लॉन्च की है, रोबोटिक इनेबल्ड ट्रू अलाइन टेक्निक. रोबोटिक इनेबल्ड ट्रू अलाइन टेक्निक मींस हमने 2 जो पद्धति है जॉइंट रिप्लेसमेंट की उनको कंबाइन कर दिया है, सो दैट एक्यूरेसी और प्रिसीजन और भी ज्यादा बढ़े. जी, બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, ની રિપ્લેસમેન્ટ વિશે આગળ પણ ચર્ચા ચાલુ રહેશે. યશ ડોક્ટરમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ની રિપ્લેસમેન્ટ વિશે, ત્યારે હવે આગળ પણ આપણે ડોક્ટર દરિયાસિંહ પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. सर, अभी ये जो ट्रू अलायंस के बारे में आपने ब्रेक के पहले बताया, रोबोटिक सर्जरी, तो उन दोनों के बारे में आप थोड़ा विस्तृत जानकारी अगर हमारे दर्शक मित्रों को दे सके तो. जैसे मैंने पहले बताया था कि नी रिप्लेसमेंट की जो सक्सेस के जो मुख्य जो कारण है वो है उसका अलाइनमेंट, और उस अलाइनमेंट को अचीव करना डिफिकल्ट होता है. और
इस अलाइनमेंट को अचीव करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स है, जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक है, रोबोटिक टेक्निक है, ट्रू अलाइन टेक्निक है। सो इन सभी टेक्निक का एक ही पर्पज़ है कि नी रिप्लेसमेंट में जो अलाइनमेंट डिजायर्ड है उसको अचीव कैसे करें। सो ट्रू अलाइन टेक्निक बेसिकली एक एक्सरे बेस्ड, स्कैनोग्राम बेस्ड टेक्निक है, जिससे हम एक्सरे पे प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग के तहत सर्जरी एग्जीक्यूट करते हैं। और इस तरह से जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके परिणाम काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसी तरह से रोबोटिक जो टेक्निक है उसमें पहले सीटी स्कैन करते हैं, या कुछ एक रोबोट है जो इमेजलेस है, वो इंट्रा ऑपरेटिव से प्लानिंग करते हैं। सो जो इमेजिंग वाले जो रोबोट है वो पहले से सीटी स्कैन या एमआरआई करके और उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, एंड देन उस प्लानिंग के बेसिस पे सर्जरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये एक पर्सनलाइज्ड प्लानिंग हो जाती है। सो पर्सनलाइज्ड प्लानिंग करते हैं तो उसमें अलाइनमेंट की एक्यूरेसी अचीव करने के काफी सारे अच्छे चांसेस हो जाते हैं जी। यदि अलाइनमेंट प्रॉपर आया है तो उससे पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो काफी कम होता है, रिकवरी जल्दी आती है, और पेशेंट को वो जो इम्प्लांट लगाते हैं उसकी भी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। जी। आफ्टर सर्जरी व्हाट हैपन्स, ये क्वेश्चन सारे लोगों के दिमाग में रहता होगा, यानी कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो परिणाम हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, तो उसके बारे में अगर आप फोकस कर सके तो। हाँ, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस कि नी रिप्लेसमेंट करवा भी लिया तो क्या होगा, Yes. आगे क्या होगा। सो सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में पेशेंट का पेन चला जाता है और उसका जो फंक्शन रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, जैसे नी बेंडिंग है, मूवमेंट है, वो रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, वो वापस से रेस्टोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ में उसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो हमने जो नी रिप्लेसमेंट किया है और उसके कारण से जो पेन रिलीव हुआ है, वो हमारा एम रहता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे तो प्रोस्थेसिस शुड लास्ट लॉन्ग। सो यदि 20 ईयर की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट चलने की संभावना लगभग 90 से 95% है। सो जो हमने नी रिप्लेसमेंट किया उसके बाद में जो पेन रिलीफ हुआ वो भी 20 से 25 ईयर तक परसिस्ट रहता है। साथ साथ में जो फंक्शन रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, जैसे नी बेंडिंग है, सिटिंग क्रॉस लेगेड है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, बाहर घूमना है, वो सारे मूवमेंट वापस से रेस्टोर हो जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट में जो यूज होते हैं इम्प्लांट्स, वो कितने प्रकार के होते हैं? वैसे बहुत सारे प्रकार के हैं, काफी सारी कंपनी है, उन कंपनियों में भी अपने इंडिविजुअल डिजाइन है, पर मोटा मोटी देखे जाए तो अभी लगभग नी रिप्लेसमेंट को करते हुए लगभग 50 साल हो गए हैं, और इस दौरान उसका नी रिप्लेसमेंट के जो प्रोसेसेस आते हैं, उसका मटेरियल है, उसका डिजाइन है, वो काफी सारे डेवलप हो गए और वो लगभग एक ही लेवल पे आ गए हैं। सो मैं अभी ये एक कोई खास कंपनी के बारे में या एक खास प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये ज्यादा सुपीरियर है या ये ज्यादा इंफीरियर है। सो लगभग सारे इम्प्लांट एक जैसे ही है। रही बात उसको इम्प्लांटेशन की, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो रोबोटिक सर्जरी या ट्रू अलाइन सर्जरी या रोबोटिक और ट्रू अलाइन दोनों को मिलाकर के यदि करते हैं तो उसका परफेक्ट इम्प्लांटेशन होता है और उसकी लाइफ काफी लंबी होती है और उसे रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलते हैं। जी। वैसे तो आजकल हम देख रहे हैं कि काफी हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट होता है और बहुत कॉमनली होता है, लेकिन अगर हमें अच्छे परिणाम चाहिए, वी वांट बेस्ट रिजल्ट, तो हमें कौन सी अस्पताल में जाके ये नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? सो धोनी, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, पर ये जरूर बताऊंगा किस तरह के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो यदि हम किस तरह के हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये नी रिप्लेसमेंट की जरूरत किन लोगों को पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट उन लोगों को पड़ती है जो थोड़े से एजड होते हैं, लगभग 60 के आसपास ये नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। सो इस एज ग्रुप में काफी सारी कोमोर्बिड कंडीशन होती है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की डिजीज है, किसी को ब्रेन की डिजीज है। सो इन और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मल्टीपल डिजीज एक साथ में होती है। सो यदि ये मल्टीपल डिजीज एक साथ में है और उस तरह के दर्दी को हमें यदि ऑपरेट करना है तो ऐसे हॉस्पिटल में ऑपरेट करना चाहिए जहां मल्टी स्पेशलिटी केयर हो, जहां एक ही हॉस्पिटल में भिन्न भिन्न तरह के डॉक्टर हों। और दूसरी जो खास बात है इस सर्जरी की, ये नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में इन्फेक्शन होने के काफी सारे चांसेस रहते हैं, और एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेवास्टेटिंग होते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल में जहां इन्फेक्शन होने की शक्यता सबसे कम हो, जैसे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर,
और ये एक्रेडिटेशन है, जैसे NABH है, JCI है, ये एक्रेडिटेशन यदि होते हैं तो देन वो इस तरह के हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे यदि हॉस्पिटल चूज करो तो आपके रिजल्ट थोड़े बेटर मिल सकते हैं बजाय कि दूसरे हॉस्पिटल्स के। તો દર્શક મિત્રો, ની ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ શું છે, તેની સારવાર શું હોઈ શકે, કારણો કયા છે, અત્યારે કઈ અલગ અલગ ટેકનિક જોવા મળી રહી છે, તે તમામ બાબતો પર આપણે ચર્ચા કરી અને ખાસ કયા પ્રકારની હોસ્પિટલમાં આપણે સારવાર કરાવવી જોઈએ તે વિશે પણ માર્ગદર્શન મેળવ્યું। આ તમામ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાયા હતા ડોક્ટર દરિયા સિંહ। ડોક્ટર દરિયા સિંહ, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए धन्यवाद। થેન્ક યુ ધની। તો દર્શક મિત્રો, યશ ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું। ફરી એક વખત મળીશું, રજા આપશો, નમસ્કાર।